हमारे साथ डॉक्टर रोमित जुड़ चुके हैं यूएई से, और चलिए उन्हीं से सबसे पहले आपको रूबरू करवाएं। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी स्ट्रेन है वो खतरनाक तो है ही, लेकिन साथ में सबसे अजीब बात यह कि इसमें लक्षण ना के बराबर अब तक दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी बीमारी को हमें समझना है तो हमें उसके लक्षण पता होने चाहिए, लेकिन अगर किसी बीमारी के लक्षण ना के बराबर दिखाई दे रहे हो तो हम आखिर उससे कैसे बचाव करेंगे? पहली बार नमस्कार आप सभी का, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। फर्स्ट इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ राजस्थान फाउंडेशन एंड श्री धीरज श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। आपके सवाल का एक बड़ा सरल और सिंपल जवाब ये बनता है कि ये बहुत गलत धारणा है कि हमें इस बीमारी के बारे में पता नहीं। हमें इस बीमारी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पता है कि ये सिम्टम्स क्या देती है। अगर इस बीमारी का इलाज हम सिम्टोमेटिक करें और सही तरीके से और सही टाइम पर करें तो इसका इलाज सक्षम हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में कि इसको ज्यादा समझदारी से ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तरह तरह की हम लोग इसके अंदर रिसर्च ऐड कर रहे हैं। कई लोगों को हमने इसके अंदर गिनी पिग बना दिया है। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल और सरल रखेंगे और टोटली सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट रखेंगे, ये बीमारी को हम हरा सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसमें कई सारी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हम लोग दुबई में कर रहे हैं, कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम दुबई में कर रहे हैं, जिसमें हम सक्षम हैं कि हमने 85 to 95% हमने रिकवरी करी है केसेस के ऊपर, और हमारे डेथ्स भी काफी रिड्यूस हो चुकी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको आप सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीट करिए। ये बीमारी का इलाज आपको रिस्पॉन्स देगा। जी डॉक्टर रोमित, देखिए एक केस का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। राजस्थान के कोटा से एक केस सामने आया था। 9 अप्रैल को एक महिला को मामूली घबराहट के बाद उसने एक्सरे करवाया और उसके बाद कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिए, ना ही कुछ ऐसा खास कि जिसके तहत उसको ये पता चल पाए कि उसके अंदर कोई वायरस एंटर हो चुका है। 13 अप्रैल को उसे मामूली घबराहट हुई, उसने एक बार फिर से अस्पताल का रुख किया, जाँच करवाई, एक्सरे करवाया, तो 13 अप्रैल को स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके एक्सरे रिपोर्ट में उसके लंग्स आधे से भी ज्यादा वो वायरस खा चुका था और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे वो रिपोर्ट देखने के बाद। तो क्या मान लिया जाए, सीधे तौर पर ये वायरस आपके लंग्स पर अटैक कर रहा है? एक बड़ा सिंपल सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी महिला या कोई भी शख्स आपके पास में ऐसे सिम्टम्स के साथ आता है या बगैर सिम्टम्स के साथ आता है और आप उस पर शक करते हैं कि इसको कोविड है, तो खाली एक्सरे की फर्स्ट एक्सरे के ऊपर आप डिपेंड ना करें। आपको सबसे पहले एक्सरे करना चाहिए 12 घंटे के गैप के बाद में, और 24 घंटे के गैप के बाद में उसको रिपीट करना चाहिए। साथ ही साथ ये जरूरी है कि उसका सीटी स्कैन हो, उसको सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन हो, और उसके बाद में ही उसको हॉस्पिटल से भेजना चाहिए था। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने चेस्ट एक्सरे देखा, हमने आरटीपीसीआर में अगर नेगेटिव भी आ गया, लेकिन उसकी केस हिस्ट्री के ऊपर हमने फोकस नहीं किया, और क्योंकि उस केस हिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं किया गया इसलिए ये चूक हो गई। तो डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिन से 14 दिन के बीच में है, और इस महिला के साथ में भी यही हुआ। 7 से 8 दिन के बाद में जब इसका एक्सरे लिया गया या इसका सीटी स्कैन हुआ होता तो ये डेफिनेटली कोरैट 20 के प्लस होती और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता था और इसको बचाया जा सकता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि ये एक्सपोज्ड है तो उस केस को हमें वहां से नहीं नजरअंदाज करना चाहिए था। बिल्कुल डॉक्टर रोमित, देखिए भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और भारत की अगर बात करूं तो हर रोज़ जो आंकड़े आ रहे हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कोरोना क्राइसिस में इन चीज़ों को बेहद करीब से देखा है, किस तरह से हम इस महामारी से निपट सकते हैं? मैं कुछ चीजें आपके इस टीवी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ तमाम भारतवासियों को और राजस्थान वासियों को। अगर आप गौर करें तो आज हमारे पास 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर 7 दिन की अगर एवरेज निकाली जाए तो वो लाख से ऊपर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बड़े गौर करने वाली चीज ये है कि महाराष्ट्र में जहाँ पे 60,000 से ऊपर केसेस हैं, यूपी में जहाँ 35,000 से ऊपर केसेस हैं, ये सारे ऐसे शहर हैं दिल्ली को मिलाकर जहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। सही है, लेकिन इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद भी क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूशन में फेल हो रहे हैं। वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस ट्रीटमेंट के अंदर जो करंट कोविड है, आइसोलेशन फॉलोड बाय इम्यूनाइजेशन। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर। इतना मिथ वैक्सीनेशन के ऊपर हुआ है कि लोगों को ये समझाने की सख्त जरूरत है कि 80 से 90% आपके चांसेस कोविड से मरने के या उससे ज्यादा सिम्टम्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब वैक्सीन लेते हैं, और 40% आप इतने इफेक्टिव होते हो कि 40% घट जाता है आपका स्प्रेड कोरोना को।
तो हम वैक्सीन से क्यों दूर भाग रहे हैं? एक और चीज मेरे सामने आई जब मैं न्यूज चैनल्स को देखता हूँ और तमाम रिपोर्ट तो मेरे पास आती हैं कि जब भी किसी मरीज को एक क्रिटिकल केयर की और ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको एम्बुलेंस मुहैया कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां तक दुबई की बात है तो हमारा रिकॉर्ड टाइम है कि हम 7 मिनट में एम्बुलेंस भेज देते हैं और 7 मिनट में जो पेशेंट है वो हमारे अस्पताल के अंदर आके भर्ती हो जाता है। एक और चीज, आपने देखा होगा भारत के अंदर कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन मास्क के क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हमारे पर कोई कोई रोक टोक नहीं है। कहाँ से मास्क बनता है, किस लेवल का 3 लेयर या 5 लेयर मास्क बनता है, क्या वो N90 N95 स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता है, इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। आइसोलेशन जोन्स जो हमको बनानी चाहिए, जहां पे हमको आइसोलेशन क्राइटेरिया के ऊपर फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इन सब चीजों के अंदर सिस्टम एंड एग्जीक्यूशन फेलियर हो रहा है। एक और बीच में बात आई थी कि ये एयरबॉर्न है। ये डेफिनेटली एयरबॉर्न है क्योंकि ये एरोजोल बनाता है और ये पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एक ऐसी चीजें मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा जिसके अंदर जैसे हो गया एयर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर पोर्टेबल फिल्ट्रेशन यूनिट को लगाना, अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजीज, आयोनाइजेशन, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनिंग या UL 867 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बड़ी अच्छी चीज मेरे को देखने को मिल रही है कि भारत इतना बड़ा प्रदेश है और हमें मालूम था कि पिछले हम 1 साल से जूझेंगे इस कोविड के काल से, क्योंकि ये कोविड की सेकंड वेव थर्ड वेव का हमने अंदाजा लगाया था, लेकिन हम प्रिपेयर्ड नहीं है आज भी ऑक्सीजन को सप्लाई और डिमांड के अंदर। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े गौर करने की जरूरत है। हम लोगों ने यूएई दुबई के अंदर क्या किया कि हमने ये अंदाजा लगाया कि आने वाले टाइम में हम किन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और पैरेलली हमने उसी टाइम पे उन चीजों पे काम करने का शुरू कर दिया। यही चीज हिंदुस्तान में और राजस्थान में भी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए सर, आपने बताया जिस तरह से आपने 3 चीज़ें मुख्यतः यहाँ सामने रखी। एक तो मास्क को लेकर कोई क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि यही मास्क सभी उपयोग में लें, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की चूंकि देखिए भारी कमी आ रही है प्रत्येक अस्पताल में और हर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है इस डिजीज के बाद, इस बीमारी के बाद। लेकिन सर कहा जा रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी स्ट्रेन है उसमें बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे और युवा वर्ग भी बेहद रफ्तार के साथ इसके जद में आ रहे हैं। तो इस मिथ को भी क्लियर कीजिए कि अगर किसी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, माना जाता है कि युवा में सबसे ज्यादा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ऐसे में आखिर युवा वर्ग को ये दूसरी स्ट्रेन इतनी तेजी के साथ कैसे अपने जद में ले रही है? मैं आपको बताऊं, वायरस आज तक, पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वायरस ने कभी ह्यूमन या ह्यूमैनिटी को डिफीट किया है। हमेशा ह्यूमैनिटी ने वायरस को डिफीट किया है। लेकिन हम इससे दूर नहीं भाग सकते कि वायरस के अंदर कैपेसिटी होती है म्यूटेशन करने की, और वो हर वक्त अपने आप को म्यूटेशन साइकिल के अंदर डालता है। जब हमने इसका प्रचार शुरू किया था कि इसको कैसे बचाया जाए, हम लोगों ने प्रिडोमिनेंटली इस चीज पे फोकस किया कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को इससे बचाएं। हम भूल गए लोगों को बताने के लिए कि ये वायरस म्यूटेट कर सकता है आने वाले टाइम में। आपकी चाहे कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी हो इस वायरस के प्रति या तमाम दूसरे वायरसों के प्रति, ये सक्षम नहीं बनाता आपको कोविड से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रेप्लिकेशन फास्ट है, इसकी म्यूटेशन कैपेसिटी बहुत फास्ट है, और ये होने वाला था आने वाले टाइम में कि इसके म्यूटेशन जो आएंगे, जैसे B1167 अभी आया है जो अभी अंडर स्टडी के अंदर है, इट हैज द कैपेसिटी। और आज हमने सुना कि थर्ड स्ट्रेन आ गया है जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है एनी टाइप ऑफ एज ग्रुप को। तो हम वहां पे मार खा गए। हमारा शुरू का जो प्रचार था और हमारा शुरू का जो इसको प्रोपोगेंडा करने का था वो हमेशा यही था कि बड़े बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं, बाहर उनको मत भेजिए। जबकि हम ये फोकस करना भूल गए कि यूथ और चिल्ड्रन इससे सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमित, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी राजस्थान का, चूँकि आपने कहा कि कुछ समय के लिए लोगों को ये भ्रांति हो चुकी थी कि जिन्हें सबसे ज़्यादा बीमारी है, जो लोग बुजुर्ग हैं, उन्हीं को केवल ये बीमारी जद में ले रही है, और ऐसे में हम युवा वर्ग को, बच्चों को भूल गए। लेकिन जिस तरह से बीच में लॉकडाउन लगा, कुछ हद तक हमें लगा कि आंकड़ों में कंट्रोल हो चुका है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से आंकड़े बढ़े, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में जिस तरह से आपने भी कहा, तो इस बात को क्या पुख्ता मान लिया जाए कि ये वायरस हवा में ही मौजूद है? वायरस हवा में मौजूद है, ये तो सच है, लेकिन ये वायरस हवा में एरोजोल के प्रति के माध्यम से ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर पार्टिकल साइज होता है जो एरोसोल पे काफी ज्यादा निर्भर होता है। अगर आपका पार्टिकुलेट साइज बड़ा है तो ये कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी तक जाएगा। अगर छोटा है तो 6 मीटर की दूरी से जाएगा। 6 मीटर की दूरी के बाद में इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एयरबॉर्न डिजीज कैसे राजस्थान के अंदर या भारत के किसी भी कोने के अंदर ये फैलती है। आपने सुना होगा कन्फाइंड स्पेस, यानी कि सीमित दायरा। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जोन के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को बड़ा करते हैं या इकट्ठा करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं एकजुट होने के लिए, तो वो एक कन्फाइंड स्पेस हो जाती है। तो ये जो 6 मीटर की दूरी है या 2 फुट की जो दूरी है, ये सीमित हो जाती है।
तो ये जो एरोसोल पार्टिकलेट्स हैं जो बन के बाहर निकलते हैं, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है छींकना, खांसना या अपने सलाइवा से अपने हाथों को छूना, नाक में उंगली डालना, ये तरह तरह के ऐसे प्रोसेस हैं जो भीड़ के अंदर लोग करते हैं और एक दूसरे को छूते हैं, और इसी से एरोसोल बन के जो है वो हवा के अंदर जाता है और आसपास के 6 मीटर के दायरे में कर लेता है। जब भीड़ इकट्ठी होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये 6 मीटर का दायरा जो है ये क्यूमुलेटिव हो जाता है। 6 मीटर के दायरे के बाद में फिर कुछ एक ऐसा इंसान बैठा होता है जो उसको और 6 मीटर आगे फैलाता है और ये चेन शुरू हो जाती है। तो ये लोगों को जानने की सख्त जरूरत है कि ये शुरू से एयरबॉर्न था और इस एयरबॉर्न की लिमिटेशन ये थी कि हम 6 मीटर की दूरी तक इसको सीमित रखें। लेकिन जब ये महामारी आई तो ये समझना बेहद मुश्किल हो गया था कि कैसे इससे निपटा जाए, कौन सी दवाई इस पे असरदार होगी। और ऐसे में ये वो दवाइयां थी जो तुरंत प्रभाव से भारत में लगा कि इनके उपयोग के चलते शायद मरीजों को कुछ राहत मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। सर अंत में एक छोटा सा मैसेज जो आप इस महामारी के समय में जनता को देना चाहेंगे। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है और हमारा राजस्थान इतना गर्वित प्रदेश है कि हमारे पास में सारे डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस एंड मोडालिटीज मौजूद हैं, और इनको अगर हम सही मायने से अगर इस्तेमाल करें और एग्जीक्यूट करें तो हम महामारी को दूर कर सकते हैं। एक और चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, आने वाले टाइम में हमारा एक फाउंडेशन बना है जिसका नाम है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। ये फाउंडेशन जो है ये हमने राजस्थान फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ बनाया है, और हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं बड़े ही जल्दी कि जिसके अंदर जो डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल ओरिजिन के हैं वो आके नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज रिसर्च के साथ में हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स जो है राजस्थान के अंदर उनको सपोर्ट करें, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें और डॉक्टर्स के साथ में मिलकर हम काम करें। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं दुनिया को इस माध्यम से, प्लीज ट्रीटमेंट को बड़ा सिंपल रखें, उसको इस तरीके से ट्रीट ना करें कि हर पेशेंट है उसके ऊपर हम ये दे देते हैं अगर ये कंट्रोल हो रहा है तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ये कंट्रोल तभी होगा जब आप बेसिक एग्जीक्यूशन को लेके आएंगे सिस्टम के अंदर। आप अपने मास्क का इस्तेमाल करिए, जाके अपने वैक्सीन को लगाएं, और वैक्सीन से आपको फायदा होगा और दूसरों को भी होगा। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सर फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप सभी ने देखा कि क्या कुछ इससे जानकारी आपको मिल पाए, और फर्स्ट इंडिया ने इस कार्यक्रम का खास तौर पर इसीलिए आयोजन किया है ताकि आप ये जान सके कि जब इस दूसरे स्ट्रेन से आप इतने जल्दी प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। और सावधान रहें, सतर्क रहें, और जितना हो सके इन 3 चीज़ों का बेहद ख्याल रखें। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और साथ ही 2 गज की दूरी को कभी ना भूलें।